हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है मॉडल सेट 4 आज पढ़ेंगे क्लास 12 के। तो जैसा कि आप लोग शुरू से मॉडल सेट 1, 2, 3 इस तरह पढ़ते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह आज हम लोग मॉडल सेट 4 पर बात करेंगे। और आप लोगों को शुरू से बोलते आए हैं कि ये जो मॉडल सेट टोटल 10 है, ठीक है। इस 10 मॉडल सेट का अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हैं और मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी चीजें हैं उनको अगर थोड़ा ध्यान में रख लें तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप 40 में 40 आपके जो प्रथम शाब्दिक परीक्षाओं का ऑब्जेक्टिव जो 40 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 40 में 40 बनाने में आप सामर्थ्य होंगे, ठीक है। आपको पहले भी बोले यदि आप मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी चीज हैं जितने भी पढ़ाएं आपको वो चीजों को आप ध्यान में रखें और ज्यादा नहीं थोड़ा सा आप केवल रूम में हम जैसे पढ़ाते हैं उनको पढ़ाई के क्रम के ज्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट केवल आप एक बार देख लीजिए, बस काफी, इनसे ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। आप देख लीजिए फिर आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो हम क्लास को अब शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मॉडल सेट 4 का। तो मॉडल सेट जो 4 है उनमें से पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा पहले बात करते हैं। तो इनमें जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट हुआ है। रिपीट होने का मतलब ये हो कि उनको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, इसलिए उनको हम रिपीट भी रिपीट किए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि लीची का खाने योग्य भाग का नाम क्या है। अब तक आप लोगों ने पढ़े थे शरीफा का खाने योग्य भाग है ना, सेब का खाने योग्य भाग, नारियल का खाने योग्य भाग है ना, और भी चीजों का पढ़े थे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक लीची भी था। तो लीची का जो खाने योग्य भाग है वो भी एरिल है। क्या है? लीची का खाने योग्य भाग का क्या नाम है? एरिल। क्या नाम है इसका? एरिल। तो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है या तो फिर चतुर्गुणित होती है। तो क्या बोले? तो जो भ्रूणपोष होता है अंग्रेजी में इसको इंडोस्पर्म कहते हैं, और इंडोस्पर्म होता है इंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित, 3n होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, और वो क्या होगा? त्रिगुणित। त्रिगुणित मतलब ये क्रोमोसोम नंबर इसमें जो हो जाएगा वो 3n होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहते कीट परागन पुष्प की विशेषता कि जो जिस पुष्प में कीट के द्वारा परागन होती है उस पुष्प का क्या विशेषता है? ऑप्शन ए दे हल्का, वो पुष्प हल्का होता है। ऑप्शन बी चिपचिपा रहित होते हैं। एक होता सही देख रहे रहित मतलब नहीं, तो यहाँ पर दिया चिपचिपा रहित मतलब चिपचिपा नहीं होता है। ऑप्शन सी चमकदार रंगीला होता है। ऑप्शन डी रोएदार होता है। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन ये होगा चमकदार, और क्या होगा? चमकदार और रंगीला होगा, मतलब ये कलर्ड होगा, एकदम कलर होगा, समझे। जिसमें कीट के द्वारा परागन होता है कलर्ड होता है, उसमें जो है वो चमकीला होता है, इनका पुष्प बड़ा बड़ा होगा, आकार में बड़ा बड़ा होगा, इसके अलावा पुष्प में सैंड होगा, समझे, और वो रंगीन दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन ये चमकदार रंगीला सही है इसका। तो 3 नंबर का ऑप्शन होगा सी नंबर। 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि डीएनए के प्रतिकरण, जरा ध्यान दीजिएगा, डीएनए के प्रतिकरण का अर्ध संरक्षीय मत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपको हम बताते, जरा ध्यान दीजिएगा। एक आपको आगे पढ़ाई नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एक सिद्धांत दिया गया था अर्ध संरक्षीय, सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। तो सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन का जो मत यानी थ्योरी जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। 2 वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने ही जो है अर्ध संरक्षीय डीएनए का रेप्लिकेशन दिया था, ठीक है। तो वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो इस चीजों को याद रखिएगा, जब आपको पढ़ा देंगे तब ऊपर क्लियर आपको आएगा कैसे आया, यहाँ केवल आप याद रखिए क्योंकि इसका बनाने का क्रॉस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का एक होता है जीनोटाइपिक, एक होता है फिनोटाइपिक। पहले फिनो तब जीनो, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1 ये होता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 9:3:3:1। ये हो गया जो है ये द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, ये द्विसंकर का होगा।
ये द्विसंकर का हुआ, ठीक है। और एक संकर का भी पूछा था, एक संकर का फिनोटाइपिक, ये द्विसंकर का फिनो हुआ। अब ये एक संकर का फिनो होता है केवल 3:1। ये हुआ किसका? एक संकर क्रॉस का, एक संकर जो क्रॉस होता है उसका जो है फिनोटाइपिक, ये फिनोटाइपिक क्या होता है 3:1, और द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक क्या होता है 9:3:1, ठीक है। याद रखिए इस बात को, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि लीडिंग कोशिका कहां पाया जाता है? लीडिंग कोशिका आपको शुरू में भी बताया है, लीडिंग कोशिका मिलते हैं ब्रीसन में। आपको बताए भी थे कि लीडिंग कोशिका हो गया, सेरोटोनी कोशिका हो गया, ये दोनों कोशिका कहां मिलते हैं? तो ब्रीसन में। यहां पर हटा लीजिए अच्छा से, ब्रीसन में मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्रीसन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड चार्ज, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड चार्ज जो डीएनए में होता है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, और वो है थायमिन। आपको पहले भी बता चुके थायमिन डीएनए में होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरासिल होता है, ठीक है। डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन थायमिन और आरएनए में थायमिन के जगह क्या मिलता है? यूरासिल। तो डीएनए में थायमिन, लेकिन आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरासिल होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड चार्ज जो डीएनए में होता है परंतु आरएनए में नहीं होता, वो कौन है? तो वो हो जाएगा थायमिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, थायमिन। ये केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं न्यूक्लियोसोम होता है, तो न्यूक्लियोसोम में जो है डीएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन दोनों होता है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो किनका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का और डीएनए। कौन डीएनए? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, डीएनए और हिस्टोन दोनों। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 8 का बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम का क्या क्रोमोसोम होता है? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन लिख देते ताकि आपको इस समझने में थोड़ा आसानी। ए नंबर XXY, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर दिया है XO, सी नंबर ऑप्शन में दिया है XXXX, और डी नंबर ऑप्शन में दिया है XXO। ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है। ये गूगल में डायल नहीं कीजिएगा ये सब, ठीक है। ये कुछ से कुछ आ जाएगा। तो बोले हम आपको क्या कि ये जो इसके जो ऑप्शन जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम का ये होता है X और O, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम जो है X और, ये किसका होता है? टर्नर सिंड्रोम का। ये टर्नर सिंड्रोम का क्रोमोसोम होता है X और O, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या, मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र कितना? 46 या तो फिर 23 जोड़ा, यही होता है 46 बोलिए, या तो फिर 23 जोड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, कितना? तो 23 जोड़ी, 23 पेयर है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं, क्वेश्चन को आप केवल ध्यान से सुनिएगा। कहता प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका 4 पूर्व शुक्राणु कोशिका बनाती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो होता है वो 4 शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक डिंब कोशिका कितने अंड कोशिका निर्माण करता है? कि प्राथमिक जो शुक्राणु कोशिका होता है वो 4 कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है, 4 कोशिका निर्माण करता है। लेकिन अंड कोशिका जो होता है उसके एक अंड कोशिका कितना निर्माण करता है? एक ही अंडाणु का निर्माण करता है। शुक्राणु में एक बार में 4 शुक्राणु का निर्माण होगा, लेकिन अंडाणु का एक ही अंडाणु। कितना अंडाणु? एक ही अंडाणु बनता है, वो भी क्या? पूरे मंथ में एक अंडाणु बनता है, ठीक है। तो आपको बता दें 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं? इनमें किन्हें आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है? आपको शुरू बताए हुए थे मेंडल को, जो किसको बोले? मेंडल को, ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को क्या आता है? जेनेटिक्स ऑफ फादर, मतलब आनुवांशिक का ये जनक है। कौन? तो वो है ग्रेगर जोहान मेंडल, शॉर्ट में इसको मेंडल कहते हैं, ठीक है। 12 का बी आंसर हो जाएगा, 12 का बी नंबर। चलिए अब आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है पारिस्थितिकीय आहार श्रृंखला,
इसके अभाव में आराम नहीं हो सकता। देखिए आपको बताते हैं थोड़ा, ये क्वेश्चन आपका द्वितीय शाब्दिक एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये टाइपिंग हो गया तो इसको हम बतला देते हैं। कहते हैं कि पारिस्थितिकीय आहार श्रृंखला किसके अभाव में आरंभ ही नहीं होगा। कहता है क्या पारिस्थितिकीय आहार श्रृंखला में कौन नहीं रहेगा जिनके वजह से आहार श्रृंखला शुरू ही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, उत्पादक। क्या बोले? उत्पादक। आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर देना, ध्यान दीजिएगा। देखिए उत्पादक का मतलब हरी पेड़ पौधे, उसी का आप बोल सकते हैं प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर को जो खाते हैं, प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। उसको शॉर्ट में प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, पीसी बोल सकते हैं। आप पीसी को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, एससी बोल सकते हैं। आईसी को कौन खाएगा? टीपी, यानी टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ध्यान से। अगर प्रोड्यूसर नहीं हुआ, क्या पीसी होगा, एससी होगा, टीपी होगा? कोई नहीं होगा। तो ये प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक का होना अनिवार्य है। ठीक है, मैं बिना उत्पादक का कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र संभव नहीं है, मतलब ये इसका होना, प्रोड्यूसर होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, वो उत्पादक जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, 13 का ए, 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं वह रक्त समूह जो किसी भी रोगी को दिया जा सकता है, वह रक्त समूह जो किसी भी रोगी को दिया जा सकता है, किस, तो इसको क्या कहते हैं? वह रक्त समूह जो किसी भी रोगी को दिया जाता है, तो ब्लड ग्रुप हो, रक्त समूह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए, 14 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? म्यूटेशन शब्द है, म्यूटेशन शब्द का उत्परिवर्तन इसको हिंदी में कहते हैं। तो म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो वैज्ञानिक का नाम है ह्यूगो डी व्रीज। क्या नाम है? ह्यूगो डी व्रीज। यही वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज जिन्होंने जो है मेंडल का नियम को दोहराने में मदद किया था। कौन कौन? ह्यूगो डी व्रीज ने दोहराया था, कार्ल कोरेंथ ने दोहराया था, और इरिक वॉन शेरमाक, के तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर मेंडल के नियम को पुनः दोहराया। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दोहराया था, वही ह्यूगो डी व्रीज, और इन्होंने ही म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था। आप म्यूटेशन समझ सकते हैं? म्यूटेशन का मतलब इस तरह से, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगली है, लेकिन आप ऋतिक रोशन को देखे होंगे तो ऋतिक रोशन को 6 उंगली है। वो म्यूटेशन के वजह से हुआ है। बहुत सारे आदमी को ऐसे देखेंगे जो बूढ़ी सबको यहाँ ऊपर पे से टेक्नो टाइप का निकल गया, आगे ऐसे खुला हुआ, वो म्यूटेशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन का सी, म्यूटेशन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं? 2 क्रमागत न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है? आपको बता दें ये डीएनए है, यह हम पढ़ा भी चुके हैं, ये डीएनए है। तो डीएनए में बोले थे कि एडेनिन जुड़ा था थायमिन से, थायमिन जुड़ा होता है एडेनिन से, है ना। तो ये एडेनिन और थायमिन के बीच की दूरी कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में तो 0.34 मीटर, 3 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसमें ऑप्शन किसमें है? एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 16 का सी नंबर हो जाएगा, 16 का सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नैनोमीटर में क्या रहेगा तो नैनोमीटर में ये 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलेंगे? सेब का खाया जाने वाला, तो सेब का कौन सा भाग खाया था? सेब का पुष्पासन। तो 17 का डी, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये देखो बड़ी हो चुका है। अगला कहता है केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो केसर पुष्प के वर्तिकाग्र से, किससे? वर्तिकाग्र से, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 18 का बी नंबर हो जाएगा आंसर, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या कहते हैं? वह टॉक्सिन प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वह टॉक्सिन प्रोटीन जो बैसिलस थ्रूनजिएंसिस द्वारा बनाया जाता है। कहता है क्या कि वह टॉक्सिन प्रोटीन जो बैसिलस थ्रूनजिएंसिस के द्वारा बनाया था, वो टॉक्सिन का नाम क्या है? क्राइप्रोटीन। उसी टॉक्सिन का क्या नाम है? क्राइप्रोटीन। और ये क्राइप्रोटीन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? कीड़े मकोड़े को, इंसेक्ट को मारने में मदद करता है। ठीक है, तो वह क्राइप्रोटीन। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्राइप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है इनमें से कौन लिंग संलग्नता का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 से कहता है इनमें से कौन लिंग संलग्नता का उदाहरण है? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो सेक्स लिंक डिजीज है। कौन है? तो हीमोफीलिया है। वो हीमोफीलिया क्या होता है? माँ बाप में है तो उनके संतान में आएगा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है ना। तो ये जो है 20 का ए नंबर होगा हीमोफीलिया।
20 का आंसर ये ह्यूमिलियर, ये रिंग सालर की बीमारी है, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि किसी डीएनए में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन को निकालिए। आपको बताया नहीं थे, यहां दिया हुआ है साइटोसिन, साइटोसिन शॉर्ट में सी बोलेंगे, ठीक है, सी बराबर दिया है 18, तो आपको एडेनिन निकालिए, ए बोलना निकालिए, ए बराबर 1। आपको पहले भी बताया जो भी दिया रहे यहाँ पर सी और ए की बात कर रहे हैं तो सी प्लस ए बराबर 50 इस बात को याद रख लीजिएगा, जो दिया रहेगा उसको प्लस 50 करते हैं। तो सी का मान कितना दिया 18 प्लस ए बराबर 50 है। अब यहाँ पर ये संख्या का रूप ले लेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 80, तो ए बराबर कितना हो गया बढ़ेगा इसमें, तो 10 घट गया 2, इधर कितना हो जाएगा 4 में गया कितना 3, तो ये 32% हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो इसका किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका दिया हुआ है तो बी नंबर 21 का बी, तो 21 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ये 32%। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत लक्षणों के जोड़ों की संख्या, कहता मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने विपरीत जोड़े मटर के पौधे का उपयोग किया था, तो 7 विपरीत, शुरू से पढ़ते हैं 7 विपरीत जोड़े लक्षण का है ना, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 22 का आंसर 7 जोड़े। 23 क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं समजात अंगों में समान होते हैं। देखिए आपको बता दें, कहता है समान उत्पत्ति समान संरचना, यहाँ पर जो बात हुई तरफ ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि आपको पूछा जाएगा एक समजात अंग, तो होमोलोगस अगर, तो होमोलोगस में क्या होता है, कहता है उत्पत्ति के आधार पर समान, उत्पत्ति के आधार पर समान होंगे किंतु कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न। उत्पत्ति के आधार पर समान होता है मतलब उसका जो निर्माण होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन जब बढ़ जाएंगे तो उनके काम अलग अलग, जैसे कि हम लोगों का पक्षी का, दोनों का जो उत्पत्ति जब होता है सेम होता है, तो हाथ की उत्पत्ति दोनों का सेम होता है अग्रपात का, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसके अग्रपात का कम, उड़ने का कम में आने लगता है पक्षी का, और हम लोगों का किसी भी वस्तु को पकड़ने में आता है ना, उत्पत्ति के आधार पर समान होता है। किनके आधार उत्पत्ति, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे 23 का बी नंबर, 23 का बी नंबर, 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन करता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, ये पढ़ा भी चुके हैं आपको, तो 24 नंबर का सी हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी, ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सर्टोली कोशिका कहाँ पे आएगा, सर्टोली कोशिका आपको बताया भी था अभी, लीडिंग कोशिका सर्टोली कोशिका कहाँ मिलता है, ब्रीसन में, सर्टोली कोशिका कहाँ मिलता है, ये ब्रीसन में मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ब्रीसन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन में निर्माण होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या बना, प्रोटीन बना। हम थोड़ा सा यहाँ पर जरा बात कर रहे हैं कि डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में एमआरएनए बोलते हैं, ठीक है, एमआरएनए। ये जो शॉर्ट में एमआरएनए असल डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, इसी क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये जो मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो सवाल क्या है, ट्रांसलेशन से क्या बनता है, तो ट्रांसलेशन प्रोटीन बनता है, तो ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ये चीज है, ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसलेशन में निर्माण होता है, कितने मतलब प्रोटीन का, 26 का सी, 26 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कोनिडिया किस जीव की अलैंगिक जनन संरचना है, आपको बता दिया कवक में होता है, कवक में किसमें होगा, तो ये पेनिसिलिन में होता है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम,
पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन बोलेंगे तो वो तो एंटीबायोटिक हो जाता है, लेकिन पेनिसिलिन जिस कवक से प्राप्त होता है उसका नाम है पेनिसिलियम, है ना। तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम एक कवक है, इनमें जो जनन होगा वो कोनिडिया के द्वारा, मतलब इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से अंगुली के तरह रचना आपको दिखता होगा इस तरह करके, तो इस तरह से पेनिसिलियम का कवक का होता है और इसके ऊपर इस तरह छोटा छोटा बना हुआ है, इसी का नाम कोनिडिया। ये टूट के नया पेनिसिलियम बनेगा, ये टूट के नया पेनिसिलियम बनेगा, ये टूट के बिखर जाता है। तो यही है कोनिडिया। ये कोनिडिया छोटा छोटा जो टुकड़ा देख रहे हैं गोल गोल, इसी कोनिडिया कहते हैं। तो ये कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है? कवक में। तो इसमें ऑप्शन दिया है बी नंबर, तो 27 का बी, 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कवक। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या कहते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के किस नियम को खारिज करता है? कहता है कि अपूर्ण प्रभाविता जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के किस नियम को खारिज कर देता है, मतलब हटा देता है। तो ये जो खारिज करता है मेंडल के प्रथम नियम को, प्रभाविता का नियम को, ठीक है। कैसे करता है वो आपको जब हम क्लास में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब आपको पढ़ाएंगे वहां पर आपको क्लियर करेंगे। आपको बढ़िया पर याद रखिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के खोज होने के बाद मेंडल का प्रथम नियम गलत साबित हो गया, ठीक है। बोले क्या कि अपूर्ण प्रभाविता के खोज होने के बाद मेंडल का प्रथम नियम जो था प्रभाविता का नियम, ये गलत साबित हो गया, ठीक है। तो 28 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है डीएनए के दो रज्जु के बीच की दूरी कितनी होती है? ध्यान दीजिए, ये डीएनए है। कहता है कि डीएनए में थोड़ा अच्छा कर देते हैं, ये देखिए डीएनए है। तो कहता है कि ये रज्जु की स्टैंड है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है? तो आपको बता दें 20 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होता है ये? 20 एंगस्ट्रॉम। हाँ, ये स्टैंड है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नंबर। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसी में लिखा 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का बात किया जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिका तथा केंद्रक होती है? एक परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होती है। 7 कोशिका और 8 केंद्रक, मतलब वो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 7 कोशिका 8 केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या कह रहा है? मैरिजुआना ड्रग किस पौधे से प्राप्त, मैरिजुआना ड्रग किस पौधे से प्राप्त किया था? कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा नामक पौधे से जो है मैरिजुआना ड्रग प्राप्त किया जाता है। 31 नंबर का बी हो जाएगा, 31 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बात कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है? कहता है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग का मतलब होता है जो शारीरिक संबंध से फैलती है। यौन संचारित रोग उसी कहते हैं जो शारीरिक संबंध से जो फैलती है, वही कह रहा है आपको कि निम्न में कौन यौन संचारित रोग? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हाथी पांव, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो आपको बता दें क्षय रोग जो है, सॉरी यहाँ पर जो यौन संचारित रोग है वो है एड्स। एड्स क्या होता है कि शारीरिक संबंध के द्वारा फैलती है, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा ए नंबर, 32 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, 32 का आंसर ए नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का बात करेगा फिर से, सॉरी, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है लीडिंग कोशिका, फिर से लीडिंग कोशिका कहाँ मिलता है? तो लीडिंग कोशिका आपको बताए थे ब्रीसन में, कहाँ मिलता है? ब्रीसन में। तो लीडिंग कोशिका मिलता है ब्रीसन में। 33 का बी नंबर, 33 का आंसर नंबर बी हो जाएगा ब्रीसन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें। 34 नंबर में क्वेश्चन में कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र किस प्रकार होता है? कहता है मानव में जो लिंग निर्धारण होते हैं उसमें किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, है ना, निर्धारण। तो हम लोगों में क्या होता है? XX फीमेल का, XY मेल का, यही तो होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहे हैं? मेंडल एक संकर अनुपात, मेंडल एक संकर अनुपात आपको बताए थे ना, एक संकर अनुपात बोलिए, ये एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बोलिए, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो बोलिए, या एक संकर मेंडल के एक संकर क्रॉस अनुपात बोलिए, दोनों एक ही चीज है। और वो कौन है? 3:1। क्या होगा? 3:1। इसका ऑप्शन में क्या दिया है? इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36,
36 में कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कह रहा है कि उपार्जित लक्षण किसने दिया था? लेमार्क ने। आपको पहले भी बताया था जिराफ के बारे में बात किए थे, जिराफ का, तो ये लेमार्क का। 36 का बी, 36 का आंसर हो जाएगा बी, लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं? कटे हुए डीएनए को जोड़ने में कौन एंजाइम सहायता करता है? कटे हुए डीएनए को, आप ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए यहाँ देखिए कटा हुआ है, यहाँ पर ये डीएनए दिख रहा है, यहाँ पर काट दिए, देखिए काट करके इसको जोड़ने में कौन एंजाइम मदद करता है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। एंजाइम का नाम है लाइगेज। लाइगेज जैसे निकालेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो लाइगेज हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 37 का ए लाइगेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भ्रूणकोष कि किस कोशिका से पराग नली भ्रूणकोष में प्रवेश करती है? एक बार फिर से कहता है भ्रूणकोष की किस कोशिका से पराग नलिका भ्रूणकोष में प्रवेश, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सहायक कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? सहायक कोशिका, आपको बताए भी थे। तो 38 का हो जाएगा सी नंबर, 38 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सहायक कोशिका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा 39 का बात करें, आखिरी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 39 नंबर में क्या ध्यान दीजिएगा, मेंडल के किस सिद्धांत का अपवाद, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, कहता है मेंडल के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए प्रभाविता, ऑप्शन बी संलग्नता लिंकेज, ऑप्शन सी स्वतंत्र अपविवन, ऑप्शन डी युग्मकों का शुद्धता। आपको बता दें इसमें प्रभाविता ये मेंडल का ही सिद्धांत में आता है, स्वतंत्र अपविवन ये भी आता है उसी का तरह में, युग्मकों का शुद्धता वो भी मेंडल के नियम में आता है, लिंकेज केवल नहीं आता है। तो ये लिंकेज जो है ये अपवाद में है। तो 39 का हो जाएगा बी नंबर, 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 40। आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, कहता है कि प्रतिकूल पाए जाते हैं, कह रहे हैं आपको एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। एंटीकोडॉन कहाँ मिलते हैं? तो ट्रांसफर आरएनए पर। कौन सा आरएनए पे? ट्रांसफर, उसको शॉर्ट में टीआरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडॉन पाया जाता है, ये यहाँ डाल दीजिए। हम बोले आपको क्या कि एंटीकोडॉन कहाँ मिलेगा आपको? तो ट्रांसफर आरएनए पर। ट्रांसफर आरएनए का जो आकार होता है वो क्लोवर लिप लाइक होता है, मतलब लौंग के पत्ती के समान दिखाई देता है। क्लोवर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है किनका? ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है। वही बोले इसको शॉर्ट में टीआरएनए कहते हैं, शॉर्ट में स्मॉल टीआरएनए, ठीक है, स्मॉल टीआरएनए, ठीक है। तो वही बोले एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है, क्या बोलेंगे? तो ट्रांसफर आरएनए, उसी को शॉर्ट में कहते हैं स्मॉल टीआरएनए पर। तो इसके 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला गया है। तो कहता है कि डीएनए के एक रज्जुक में असत संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया है कि डीएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की दिशा 5 डैश से 3 डैश की ओर होता है ना, 5 डैश से 3 डैश, या तो 3 डैश से 5 डैश की ओर। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। तो 4 का बी होगा, 4 नंबर, सॉरी 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा इसमें 5 डैश से क्या होता है? 3 डैश की, ठीक है, या तो फिर 3 डैश से 5 डैश की, ये शतक है। चलिए मेरे दोस्त, हमने आपके जो है इसके मॉडल सेट 4 कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो, और हम उम्मीद रखते हैं आप लोग इनको रिपीट करके देखते रहिए, जिनसे आपके दिमाग से हटे नहीं। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।